नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि राजस्थान पुलिस है या अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इनके बारे में दोस्तों हमने पढ़ा था। आज दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम और चर्चा करेंगे कि आपकी जो एग्जाम है उसमें किस तरीके के प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। तो आज देखिए हम यहाँ से एक एक प्रश्न को यहाँ से सोल्व करते हैं कि कौन से प्रश्न का आंसर है वो क्या होना चाहिए और किस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों बने रहिए आप इस वीडियो पर और वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक आप जरूर देखें और पूरे क्वेश्चन है उसकी आप संपूर्ण लैंग्वेज को जरूर पढ़िए और उसके बाद में उसका राइट आंसर है वो देने की कृपा करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहला आपका प्रश्न है भीमलत जलप्रपात कौन सी नदी पर है। मित्रों, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आ रहा है कि भीमलत जलप्रपात कौन सी नदी पर बना है। ये राजस्थान पुलिस में बार बार क्वेश्चन है वो पूछा गया है। दोस्तों, इस बार भी ऐसा प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए कि भीमलत जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर बना है, तो मित्रों आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है मांगली नदी, उसके बाद मिल रहा है कुराल नदी, उसके बाद मिल रहा मेज नदी और उसके बाद में मिल रहा दोस्तों घोड़ा पछाड़ नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, तो आप कमेंट में जरूर लिखें कि इसका राइट आंसर है वो ये होगा। तो भीमलत जलप्रपात दोस्तों कौन सी नदी पर बना हुआ है और वो कहां पर बना हुआ है, दोनों कंडीशन में आपको बताना है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मांगली नदी होगा। और ये मांगली नदी पर भीमलत जलप्रपात है ये दोस्तों कौन से जिले में बना है, तो जिला पूछे तो बूंदी बताना है और यदि नदी पूछे तो मांगली नदी बताना है। उसके बाद में देखिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, बनास नदी कौन से जिले से नहीं गुजरती है। दोस्तों बनास नदी कौन से जिले से नहीं गुजरती है। यदि आपने बनास नदी को पढ़ा है, मैंने राजस्थान का संपूर्ण अफवाह तंत्र आपको पढ़ा दिया और वहीं से आपके सामने एक एक करके ये क्वेश्चन है वो निकल करके आ रहे हैं। यदि आपने बनास नदी पढ़ा है कि ये कहां से निकलती है, कौन कौन से जिलों में बहती है और उसके बाद में ये कहां पर जाकर के कौन सी नदी में मिल जाती है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बनास नदी कौन से जिले में नहीं गुजरती है। दोस्तों यहाँ पर ये नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है, कौन से शब्द का, नहीं शब्द का। तो बनास नदी आपको पता होना चाहिए कि कौन से जिले से नहीं गुजरती है। यानी पहले तो दिमाग में ये रखो कि बनास नदी राजस्थान के 6 जिलों से गुजरती है और 6 जिलों में आपके सामने राजसमंद आता है, चित्तौड़गढ़ आता है, भीलवाड़ा आता है, अजमेर आता है, टोंक आता है और दोस्तों सवाईमाधोपुर आता है। तो यहाँ पर ये 6 जिलों से राजस्थान में गुजरती है। अब इनमें से देखो ऐसा कौन सा जिला है जहां से बनास नदी नहीं गुजरती है, तो दोस्तों इसमें आपको जिला दिया है चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर और उसके बाद में बूंदी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपको बूंदी बताना है क्योंकि बूंदी से आपकी बनास नदी नहीं गुजरती है। मैंने जब बनास नदी पढ़ाई थी तो वहां पर मैंने जिलों का जिक्र है वो किया था कि रांची भी आज टोस खाएगा। इसके लिए मैंने जिलों के लिए सूत्र भी बताया था मित्रों, और वो सूत्र क्या था कि रांची भी आज टोस खाएगा। क्या खाएगा, टोस। तो रांची का मतलब रा से तो हो जाएगा राजसमंद, ची का हो जाएगा चित्तौड़गढ़। फिर देखिए रांची भी का मतलब भीलवाड़ा, आज का मतलब अजमेर और टोस खाएगा, टो का मतलब टोंक और शय का मतलब सवाईमाधोपुर। ये 6 जिलों में गुजरती है, लेकिन दोस्तों कहां से नहीं गुजरती है, बूंदी से नहीं गुजरती है। तो ये ऐसा प्रश्न भी आपसे इस बार दोस्तों राजस्थान पुलिस की एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो दिमाग में जरूर रखना इस बात को। उसके बाद भी देखिए मित्रों 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और 3 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी नदी
टोंक जिले में सर्पिलाकार आकृति बनाती है। दोस्तों राजस्थान में एकमात्र ऐसी कौन सी नदी है जो टोंक जिले में कैसी आकृति बनाती है, सर्पिलाकार आकृति है वो बनाती है। तो कौन सी नदी टोंक जिले में, दोस्तों कौन से जिले में, टोंक जिले में सर्पिलाकार आकृति बनाती है। तो ऐसी नदी कौन सी है, तो ऑप्शन दे रहा है चंबल नदी है, या बनास नदी है, या डाई नदी है, या खारी नदी है। तो यहाँ पर कई स्टूडेंट इनका अलग अलग आंसर है वो बताएंगे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको क्लियर करना है कि सर्पिलाकार आकृति कौन सी नदी बनाती है। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका बनास नदी। ये बनास नदी राजस्थान के जब टोंक जिले में बहते हैं तो वहां पर ये सर्पिलाकार आकृति में बहती है। दिमाग में रखना दोस्तों इस बात को कि कौन सी नदी सर्पिलाकार आकृति बनाती है, तो याद रखना है बनास नदी है वो सर्पिलाकार आकृति बनाती है। उसके बाद में मित्रों चौथा नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है और ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी। मैंने दोस्तों आपसे पहले कह दिया कि मैं जितने भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगा दोस्तों वो किसी न किसी एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जाएगा। आप जब भी पेपर देने जाओ तो उससे पहले एक बार इसका रिवीजन अवश्य कर ले और उसके बाद में आप बताएं जरूर कि आपकी जो एग्जाम लगी है उसमें से कितने क्वेश्चन है वो आपकी एग्जाम में आए हैं। तो दोस्तों एग्जाम में 100% आएंगे। हो सकता है कि आपको राजस्थान पुलिस में भी प्रश्न मिल जाए, हो सकता है आपको पटवारी की एग्जाम में भी प्रश्न मिल जाए, हो सकता है आपको एसआई की एग्जाम है उसमें भी ऐसे प्रश्न मिल जाए, हो सकता है आपको रेट की एग्जाम में ऐसे प्रश्न मिल जाए, हो सकता है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या एलडीसी वगैरह की जो एग्जामें होती है वहां पर भी आपको इसी तरीके के प्रश्न है वो दोस्तों मिलेंगे। तो 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और चौथा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, टोरडी सागर बांध को, दोस्तों टोरडी सागर बांध को जलापूर्ति किस नदी के द्वारा होती है। दोस्तों प्रश्न बहुत ही इंपोर्टेंट है कि टोरडी सागर बांध को जलापूर्ति किस नदी द्वारा होती है। दोस्तों टोरडी सागर बांध को हमने पढ़ा था कि ये बनास नदी पर बना है, टोडा रायसिंह टोंक जिले में। और ये टोरडी सागर बांध को जलापूर्ति किस नदी के द्वारा होती है। कई स्टूडेंट तो ऐसे भी हैं जिनको पहले से पता है, मैंने पढ़ाया है, बार बार इसके ऊपर जिक्र किया है और जोर देकर के मैंने इसके बारे में कहा है कि ये एग्जाम से संबंधित है, एग्जाम में आपसे ऐसा प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। तो दोस्तों टोरडी सागर बांध को जलापूर्ति किस नदी द्वारा होती है। तो याद रखना दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है मेज नदी, बी में मिल रहा आपको पार्वती नदी, सी में मिल रहा आपको ढील नदी और डी में मिल रहा दोस्तों आपको सहोदरा नदी। तो यहाँ से दोस्तों आपको राइट आंसर है वो बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो क्या हो जाएगा, सहोदरा नदी। यानी सहोदरा नदी है, इस नदी के द्वारा ही टोरडी सागर बांध को जल की आपूर्ति होती है। और मित्रों यहाँ पर यदि आप एक क्वेश्चन और लिखना चाहें तो वो क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं। आपके सामने देखिए क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ये जो टोरडी सागर बांध है, यहाँ पर मैंने कहा कि टोरडी सागर बांध को जलापूर्ति किस नदी के द्वारा होती है, तो नदी पूछे तब तो आप कौन सी नदी बताएंगे, सहोदरा नदी। लेकिन क्वेश्चन दोस्तों आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि राजस्थान का ऐसा कौन सा बांध है, राजस्थान का ऐसा कौन सा बांध है जिसके 8 मोरिया गेट है और इन सभी 8 मोरिया गेटों को एक साथ खोल दिया जाए तो उस बांध में एक भी बूंद पानी की नहीं बचती है। दोस्तों राजस्थान का एकमात्र ऐसा कौन सा बांध है जिनके सभी 8 मोरिया गेटों को एक साथ खोल दिया जाए तो उसमें एक भी बूंद पानी की नहीं बचती है। तो दोस्तों देखते हैं इनमें से आपके कितने के सवाल है वो सवाल का जवाब है वो कितने का सही आता है। तो आप इसका जवाब है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं कि इसका राइट आंसर है वो ये होगा। क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं
कि राजस्थान का ऐसा कौन सा बांध है जिनके सभी 8 मोरिया गेटों को एक साथ खोलने पर उसमें एक भी बूंद पानी की नहीं बचती है। उस बांध का नाम आपको बताना। देखते हैं कितनी इनका सही जवाब है वो देते हैं। और यदि आप नहीं बताओगे तो मैं अगले वीडियो में आपको इसका जवाब है वो जरूर दे दूंगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखिए 5वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर, और वो क्वेश्चन है दोस्तों सुमिलित कीजिए। सुमिलित करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। देखिए दोस्तों सुमिलित कीजिए। ए में लिखा है आहू नदी, बी में लिखा है काली सिंध नदी, सी में लिखा है परवन नदी और डी में लिखा है दोस्तों आपके सामने पार्वती नदी। और इनके आगे कुछ गांव का नाम लिखा, जैसे नंदगांव झालावाड़, बिंदा गांव झालावाड़, खारीबोर झालावाड़, करियाहट छत्रपुरा बारा। अब दिमाग में अपन को देखना ये है कि सुमिलित कीजिए। अब सुमिलित करना क्या, अपन को पता होना चाहिए कि ये क्या सुमिलित करवा रहा है। दोस्तों यदि आपने इस पर थोड़ी बहुत चर्चा करी है, अगर थोड़ा बहुत आपने डिटेल से टॉपिक को पढ़ा है, तो मैं गारंटी के साथ कहूंगा कि आप एक भी क्वेश्चन का आंसर है वो गलत नहीं करोगे। आपको देखते ही पता चलेगा कि ये पूछ क्या रहा है अपन से, ये क्या पूछ रहा है और हमें क्या इसका सही जवाब देना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये पूछ रहा है सुमिलित कीजिए। अब सुमिलित तो कीजिए, लेकिन क्या करना है, नदी है, नदी के आगे ये आपके सामने कुछ गांव दे रखे। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो नदी है, ये नदी जब अपने उद्गम स्थल से निकलने के बाद में देखिए राजस्थान में, दोस्तों राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश नदियों का, यानी राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश है ये कहां पर करती है, ये नदियां। तो ये गांव का नाम पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए आप आहू नदी को पढ़ रहे हैं, काली सिंध को पढ़ रहे हैं, परवन को पढ़ रहे हैं, पार्वती। ये नदी जब अपनी उद्गम स्थल से निकलने के बाद में ये राजस्थान में प्रवेश करती है, तो राजस्थान में सबसे पहले कौन से गांव में प्रवेश करती है, यहाँ पर उस गांव का नाम आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसको सुमिलित करते हैं। देखिए आहू नदी कहां से निकलती है, तो ध्यान रखिए आहू नदी ये सुसनेर की पहाड़ी से निकलती है, और वहां से निकलने के बाद में ये राजस्थान में सबसे पहले ये नंदगांव झालावाड़ है, वहां पर ये राजस्थान में प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है, नंदगांव झालावाड़ में प्रवेश करती है। उसके बाद में देखिए दोस्तों काली सिंध नदी है, ये कहां से निकलती है, तो काली सिंध नदी आपकी देवास की पहाड़ी है मध्य प्रदेश में, वहां से निकलती है। और उसके बाद में ये बिंदा गांव है राजस्थान के झालावाड़ जिले में, वहां पर ये राजस्थान में प्रवेश करती है। फिर परवन नदी देखिए कहां से निकलती है, तो दोस्तों परवन नदी है ये मालवा के पठार से निकलती है। मालवा का पठार है ये एमपी है, वहां से निकलती है और राजस्थान के खारीबोर झालावाड़ में ये राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। फिर देखिए पार्वती नदी कहां से निकलती है, तो दोस्तों याद रखना पार्वती नदी है ये विंध्याचल की पहाड़ी है मध्य प्रदेश, वहां से निकलती है। और वहां से निकलने के बाद में दोस्तों ये करियाहट छत्रपुरा जो राजस्थान के 12 जिले में है, वहां पर ये राजस्थान में प्रवेश करती है। तो इनका सही क्रम उनके सामने ऐसा का ऐसा लिखा हुआ। तो आहू का संबंध 1 से हो जाएगा, काली सिंध का संबंध 2 से हो जाएगा, परवन का संबंध खारीबोर से हो जाएगा, पार्वती का संबंध दोस्तों करियाहट छत्रपुरा से यानी 12 से हो रहा। तो इसका राइट आंसर होगा 1 2 3 4। तो इसमें आप देख सकते हैं कौन से में सही क्रम आ रहा है, 1 2 3 4। तो पहला ही ऑप्शन आपको मिल रहा है 1 2 3 4। क्लियर है दोस्तों, बात समझ में आ गई। उसके बाद में देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन वापस आपसे पूछा जा रहा है, और वो क्वेश्चन आपके सामने निम्न में से असुमेलित है। दोस्तों यहाँ पर तो था सुमेलित कीजिए, और यहाँ पर देखिए असुमेलित है। ये जरूर ध्यान रखिए, सुमेलित असुमेलित है नहीं है नहीं है, सुमेलित कीजिए असुमेलित कीजिए। तो ऐसे प्रश्न आपके दिमाग को थोड़ा सा डाइवर्ट करेंगे, तो जल्दबाजी ना करें। जब भी आप पेपर देने जाते हो तो वहां पर जल्दबाजी किसी प्रकार की आपको नहीं करनी, एकदम दिमाग को फ्रेश रखना है। और फ्रेश रखने के बाद में पूरे प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है, और उसके बाद में उसके ऑप्शन को देखना है, और उसके बाद में आप उसका राइट आंसर है वो करेंगे, और उसके बाद में इसका काला गोला है वो काला करेंगे।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पूछा जा रहा दोस्तों असुमेलित है। देखिए असुमेलित, सुमेलित का मतलब तो जो सही है और असुमेलित का मतलब जो गलत है। तो यहाँ पर निम्न में से असुमेलित है। ए ऑप्शन में दे रखा है बनास नदी, बी में दे रखा आहू नदी, सी में दे रखा कालीसिंध नदी, डी में दे रखा दोस्तों चंबल नदी। अब यहाँ पर देखिए बनास नदी के आगे लिखा दिवेर की पहाड़ी और आहू नदी के आगे लिखा सुसनेर की पहाड़ी, कालीसिंध नदी के आगे लिखा देवास ओब्लिक बावली की पहाड़ी और चंबल नदी के आगे लिखा जनापाऊ की पहाड़ी। अब दिमाग में ये रखो कि यहाँ पर ये असुमेलित क्या बताना है और यहाँ पर सुमेलित है क्या, सही सही क्या है और इसमें गलत क्या है। तो दोस्तों बनास नदी की जब बात करें तो बनास नदी का यहाँ से उद्गम स्थल है वो पूछा जा रहा। बनास नदी कहां से निकलती है, तो याद रखना दोस्तों वो कहां से निकलती है, खमनूर की पहाड़ी से निकलती है, राजसमंद से, लेकिन यहाँ पर दिवेर की पहाड़ी दे रखी है। फिर आहू नदी कहां से निकलती है, सुसनेर की पहाड़ी से निकलती है, ये राइट आंसर है। और कालीसिंध नदी देवास या बागली गांव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। ये सुसनेर की पहाड़ी भी मध्य प्रदेश में, जहां से आहू नदी निकलती है, देवास और बागली गांव की पहाड़ी है वो भी मध्य प्रदेश में, जहां से कालीसिंध नदी निकलती है। और चंबल नदी दोस्तों आपको पता है कि चंबल नदी जनापाऊ की पहाड़ी है मध्य प्रदेश में, वहां से निकलती है। लेकिन मित्रों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहला नंबर पर ध्यान दीजिए कि बनास नदी दिवेर की पहाड़ी से नहीं निकलती है दोस्तों, कहां से निकलती है, कहां से निकलती है, ये खमनूर की पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है, खमनूर की पहाड़ी से। खमनूर की पहाड़ी से बनास नदी का उद्गम होता है। लेकिन मित्रों इस दिवेर की पहाड़ी की बात करें तो दिवेर की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो आप इसका राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि आपको यहां से इसका राइट आंसर है वो भी ध्यान में रखना है कि दिवेर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है। वैसे मैंने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में चर्चा जरूर की है, दिवेर की पहाड़ी से, वहां पर भी मैंने सुमिलित करने के लिए प्रश्न डाला था। तो क्वेश्चन को देखिए कैसे भी घुमा फिरा करके कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको यहाँ पर कमेंट में लिखना है कि दिवेर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है। मैंने यहाँ पर बताया कि बनास नदी दिवेर की पहाड़ी से नहीं निकलती, तो यहाँ से कोई तो नदी निकलती होगी। दिवेर की पहाड़ी से बनास नदी नहीं निकलती है दोस्तों, खमनूर की पहाड़ी राजसमंद से बनास निकलती है। और यहाँ पर आपको बताना कि दिवेर की पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। क्लियर हुई बात। उसके बाद में चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पर, और 7 नंबर क्वेश्चन है सुमिलित कीजिए। दोस्तों सुमिलित कीजिए, नदी पर बसे शहरों को आपको सुमिलित करना। मैंने आगे ये जरूर दिया है, बाकी आपको एग्जाम में केवल ऐसे ही दे देगा, सुमिलित कीजिए, असुमिलित कीजिए, सही मिलान कीजिए, ऐसे प्रश्न है वो आपसे पूछेगा। आगे आपको संकेत नहीं देगा, मैं आपको संकेत दे रहा हूं। कई बार संकेत है वो दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको संकेत मिल भी जा सकते हैं और नहीं भी मिल सकते। तो नदी पर बसे शहरों को आपको सुमेलित करना। दोस्तों ए में लिखा है आपके सामने नाथद्वारा, बी में लिखा है रावतबाटा, सी में लिखा है झालावाड़ और डी में लिखा है विजयनगर। अब आपको ये बताना कि नाथद्वारा तो कौन सी नदी के किनारे बसा है, और रावतबाटा है ये कौन सी नदी के किनारे बसा है, और झालावाड़ कौन सी नदी के किनारे बसा है, और विजयनगर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले नाथद्वारा, नाथद्वारा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, बनास नदी के किनारे बसा है। मैंने आपको सूत्र भी बताया था बन्ना टोस, बन्ना टोस, यानी बै का मतलब बनास नदी, ना का मतलब नाथद्वारा, और टो का मतलब टोंक, और शय का मतलब दोस्तों सवाई माधोपुर। तो ये क्षेत्र है वो बनास नदी के किनारे पर बसे। और मित्रों इसी नाथद्वारा से एक प्रश्न आपसे और भी पूछा जा सकता कि नाथद्वारा का प्राचीन नाम था। तो नाथद्वारा का प्राचीन नाम दोस्तों आता है आपके सामने सिहाड़, याद रखना इस बात को। फिर देखिए रावतबाटा, रावतबाटा कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है दोस्तों, याद रखना चंबल नदी के किनारे पर बसा हुआ है। रावतबाटा चंबल नदी के किनारे बसा है, और चंबल नदी के किनारे पर जो बसे हुए शहर हैं उनके लिए भी दोस्तों मैंने एक छोटा सा सूत्र बताया था कि चक्को राव केशव, चक्को राव केशव। तो यहां पर देखिए मैंने बताया था चक्को राव केशव, चक्को राव केशव।
तो यहाँ पर मैंने कहा कि च का मतलब है चंबल नदी। चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर बसा, तो को का मतलब कोटा, राव का मतलब रावत बाटा, केशव का मतलब है केशव राय पाटन। केशव राय पाटन, रावत बाटा, कोटा है ये चंबल नदी के किनारे बसे हुए हैं। फिर देखिए झालावाड़ है वो कौन सी नदी के किनारे बसा है, तो याद रखना दोस्तों काली सिंध नदी। काली सिंध नदी के किनारे पर आपका झालावाड़ जिला है वो बसा हुआ है। और विजयनगर, विजयनगर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों, याद रखना खारी नदी के किनारे पर। खारी नदी के लिए मैंने सूत्र बताया था कि खारी विजय आसी। देखो खारी विजय आसी, खारी विजय आसी। तो खारी विजय आसी का मतलब दिमाग में रखना है कि खारी नदी के किनारे कौन से शहर बसे हैं, तो खारी नदी के किनारे पर विजयनगर बसा हुआ है। आसी का मतलब आसीन है वो बसा हुआ है, तो याद रखना। तो यहाँ पर मैंने आपको ये सारे के सारे सुमिलित करके बता दी। नाथद्वारा का संबंध बनास से है, रावत बाटा का चंबल से है, झालावाड़ का काली सिंध से है, विजयनगर का खारी से। तो अब देखिए सुमिलित क्या हो रहा है, 2 1 4 3, 2 1 4 3 ये सही हो रहा है। तो इसमें देखिए आपके सामने सही आंसर कौन सा सटीक बैठ रहा है, 2 1 4 3। तो यहाँ पर 2 1 3 4 है, 2 1 4 3 है, 2 3 1 4 है। तो यहाँ पर सी नंबर इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा, 2 1 4 3। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। सुमिलित कीजिए, ये भी सुमिलित करने के लिए पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सुमिलित दोस्तों क्या करवा रहा है, नदियों के किनारे सभ्यता, यानी कौन सी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी, पनपी थी, प्राप्त हुई थी, कैसे भी घुमा फिरा के प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर बनास नदी के आगे बागोर सभ्यता लिखा, कोठारी नदी के आगे गिलुंड सभ्यता लिखा है, आयड के ने रेड सभ्यता लिखा है, और डेल के आगे आहड़ सभ्यता है वो लिखा हुआ है। दोस्तों जब मैंने आपको ये नदियां पढ़ाई थी तो मैंने वहां पर साथ के साथ इन सभ्यताओं का भी जिक्र किया था। यदि आपने उसको सही तरीके से पढ़ा है तो आप इसका राइट आंसर है वो जरूर दे देंगे, अन्यथा आपका आंसर है वो दोस्तों क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। देखिए बनास नदी की बात करें तो बनास नदी के किनारे कौन सी सभ्यता प्राप्त हुई दोस्तों, गिलुंड सभ्यता। कहां पर है, राजसमंद में। उसके बाद में कोठारी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता प्राप्त हुई थी, याद रखना बागुर सभ्यता। बागुर सभ्यता दोस्तों भीलवाड़ा जिले से प्राप्त हुई थी। फिर देखिए आयड़ नदी की बात करें तो आयड़ नदी के किनारे से कौन सी सभ्यता प्राप्त हुई, आयड़। आयड़ देखिए आहड़, आयड़ नदी के किनारे पर आहड़ सभ्यता प्राप्त हुई थी राजस्थान के उदयपुर जिले से। फिर देखिए डेल, और डेल नदी के किनारे पर कौन सी सभ्यता प्राप्त हुई थी, रेड सभ्यता। कौन सी सभ्यता दोस्तों, रेड सभ्यता। और इसी रेड की बात करें जो सभ्यता है रेड सभ्यता दोस्तों, ये कहां से प्राप्त हुई थी, टोंक जिले से प्राप्त हुई थी। और इसी रेड को भारत में क्या कहा जाता है, तो याद रखना दोस्तों प्राचीन भारत का टाटा नगर है वो, प्राचीन भारत का टाटा नगर इसी रेड टोंक को कहा जाता है। दोस्तों याद रखना प्राचीन भारत का टाटा नगर रेड टोंक को कहा जाता है, जबकि भारत का टाटा नगर दोस्तों जमशेदपुर झारखंड को कहा जाता है, जो स्वर्णरेखा नदी के किनारे पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर 2 1 4 3, ये इसका भी आंसर हो जाएगा 2 1 3 4, यहां से सॉरी 2 1 4 3, 2 1 4 3, यहां से सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद भी देखिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में आपके सामने वापस यहां से पूछा जा रहा है कि निम्न में से असुमिलित है। दोस्तों यहाँ पर निम्न में असुमिलित है, यहाँ पर सुमिलित नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, असुमिलित पूछ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए मित्रों, निम्न में असुमिलित है। अब असुमिलित है क्या, वो आपको यहां से कंफर्म करके बताना है। दोस्तों ए में लिखा नारायण सागर बांध के आगे खारी नदी, बी में लिखा मेजा बांध के आगे कोठारी नदी, और सी में लिखा बिसलपुर बांध के आगे बनास नदी, और डी में लिखा दोस्तों गांधी सागर बांध के आगे साबरमती नदी। अब दिमाग में ये बताना आपको कि नारायण सागर बांध कौन सी नदी पर बना है, मेजा बांध कौन सी नदी पर बना है, बिसलपुर बांध कौन सी नदी पर बना, गांधी सागर बांध कौन सी नदी पर बना। तो मित्रों
नारायण सागर बांध की बात करें तो नारायण सागर बांध है वो खारी नदी पर ही बना हुआ है। ये बात सही है, ये बात क्या है, सही है। और ये नारायण सागर बांध दोस्तों आपका कौन से जिले में बना हुआ है, अजमेर जिले में बना है। और इसे ही अजमेर का दोस्तों कहा जाता है समुंदर। अजमेर का समुंदर किस बांध को कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए कि राजस्थान में अजमेर का समुंदर किस बांध को कहा जाता है। नारायण सागर बांध को कहा जाता है जो अजमेर में है और खारी नदी पर है। मेजा बांध की बात करें दोस्तों तो मेजा बांध है ये कोठारी नदी पर ही बना हुआ है। और कौन से जिले में बना हुआ है दोस्तों, भीलवाड़ा जिले में बना है। मेजा बांध है ये भीलवाड़ा जिले में बना है और कोठारी नदी पर बना है। इसे मेजा बांध की पाल पर मेजा पार्क है वो बना हुआ है। क्या बना हुआ है, मेजा पार्क। तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। और इसी मेजा बांध के पास में दोस्तों एक पठार आता है, वो भी बार बार प्रश्न पूछा जाता है, बिज्जासन का पठार। तो बिज्जासन का पठार भी आप लिख लीजिए कि बिज्जासन का पठार है ये भीलवाड़ा में। अब यहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं कि एक तरफ मेजा बांध है और एक तरफ बिज्जासन का पठार है, दोनों ही दोस्तों कहां पर है, भीलवाड़ा में। तो ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना और क्लियर करना कि मेजा बांध और बिज्जासन का जो पठार है उनके मध्य का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र पूरे वर्ष भर दोस्तों हरा भरा रहता है। उस हरे भरे क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है, तो दोस्तों याद रखना उसको राजस्थान का ग्रीन माउंट या राजस्थान का ग्रेट माउंट कहा जाता है। याद रखना कि राजस्थान का ग्रीन माउंट या ग्रेट माउंट किसे कहा जाता है, तो याद रखना मेजा बांध और बिज्जासन का पठार है जो दोनों ही भीलवाड़ा में है और उनके मध्य का क्षेत्र पूरे वर्ष भर हरा भरा रहता है। याद रखना, ऐसा प्रश्न भी आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद में दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन यहां से देखिए, पहले 9 नंबर की जिक्र की बात कर लेते हैं। तो मेजा बांध हो गया, फिर देखिए बिसलपुर बांध दोस्तों कौन सी नदी पर बना है, तो ये बात सही लिखी हुई है कि बिसलपुर बांध आपका बनास नदी पर बना हुआ है और ये आपका टोडा रायसिंह जो टोंक जिले में है वहां पर बना हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो गांधी सागर बांध है दोस्तों, गांधी सागर बांध है, तो यहाँ पर आप गलती मत करना कि गांधी का संबंध है वो साबरमती आश्रम से है, साबरमती नदी बठई बव है। तो ऐसे आप इनका आंसर सही मत कर देना, कहीं आप ऐसा छोड़ दो कि गांधी सागर बांध भी साबरमती नदी पर है, ऐसा नहीं है दोस्तों। गांधी सागर बांध है ये आपका चंबल नदी पर बना हुआ है और मध्य प्रदेश में बना हुआ है दोस्तों। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में बना है, ये साबरमती नदी पर नहीं बना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, सुमिलित करो। सुमिलित करो और सुमिलित क्या करना, आगे आपको दे रखा है नदियों का त्रिवेणी संगम। दोस्तों नदियों का यहाँ पर आपको त्रिवेणी संगम है वो दिया जा रहा है, इनको आपको सुमिलित करना है। देखिए ए में लिखा चंबल बनास सी, उसके आगे लिखा देवधाम जोधपुर या टोंक। बी में लिखा बनास खारी डाई, आगे लिखा है बिगुद भीलवाड़ा। सी में लिख रखा बनास मेनाल बेड़च राजमहल टोंक। बनास मासी बांडी, आगे दे रखा रामेश्वर सवाई माधोपुर। तो यहाँ पर आपको सुमिलित करना। अब दोस्तों सुमिलित आपको कैसे करना, आपको जब आपने नदियां पढ़ी थी तो उस नदियों पर मैंने कुछ त्रिवेणी संगम बताए कि 3 नदियों का जहां पर संगम होता है वो त्रिवेणी संगम है। कौन सी जगह पर होता है उनका त्रिवेणी संगम, तो दोस्तों याद रखना कि चंबल बनास और सीप नदी का जो त्रिवेणी संगम होता है वो रामेश्वर सवाई माधोपुर में होता है। चंबल बनास और सीप नदी का त्रिवेणी संगम दोस्तों रामेश्वर सवाई माधोपुर में होता है, दिमाग में ये फीड कर लेना। फिर चंबल बनास सीप के बाद में बनास खारी डाई। देखिए बनास खारी डाई का संबंध देखिए दोस्तों, तो इनका जो संबंध होता है वो राजमहल टोंक में होता है। कहां पर होता है, राजमहल टोंक में। फिर बनास मेनाल और बेड़च नदी का त्रिवेणी संगम देखें तो बनास मेनाल और बेड़च नदी का त्रिवेणी संगम दोस्तों कहां पर होता है, बिगुद भीलवाड़ा में होता है। और बनास मासी बांडी का त्रिवेणी संगम देखें तो दोस्तों याद रखना बनास मासी बांडी का त्रिवेणी संगम देवधाम जोधपुर या टोंक में होता है। याद रखिए ये चारों त्रिवेणी संगम आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का संबंध पहले 4 से होगा, बी का हो जाएगा 3 से, सी का हो जाएगा 2 से और डी का हो जाएगा 1 से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
4 3 2 1, 4 3 2 1। तो इसमें देखिए 4 3 2 1 किस में आ रहा है, तो 4 3 2 1 आपका बी नंबर ऑप्शन दोस्तों क्या होगा, सही होगा। तो ये है आपके सामने कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न जो आपकी कंपटीशन की जितनी भी एग्जाम है, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा है, उनमें आपसे इस तरीके के प्रश्न है वो दोस्तों पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न कैसे लगे, यदि आपको अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और साथ के साथ दोस्तों आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करने के साथ साथ उनको ये जरूर बोलें कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका पहला नोटिफिकेशन दोस्तों आप लोगों को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल के साथ। लगातार आपको ऐसे प्रश्न और ऐसे टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए इस चैनल के साथ। ठीक है दोस्तों।